नमस्कार। मैं आपके साथ शगुन सिंह और हमारे चैनल का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। 19 वर्षीय मनीषा, भिवानी की मनीषा, जिसको लेकर अब लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबका कहना एक ही है कि हमारी बिटिया को यानी कि मनीषा को न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मनीषा इतनी डरपोक नहीं थी, मनीषा इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले। मनीषा चट्टान की तरह मजबूत थी और मनीषा के इरादे इतने मजबूत थे कि कोई इसको डगमगा नहीं सकता था। तो ऐसे में वो मनीषा, वो प्यारी सी बच्ची कैसे आत्महत्या कर सकती है? कैसे मनीषा किसी दुकान पर जाकर कीटनाशक दवा लेकर उसको खा सकती है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। परिजनों की बात बार-बार यही सामने आ रही है। लेकिन अब हरियाणा के मॉनसून सत्र में मनीषा की बात पटल पर आई, जिसके बाद खूब यहाँ पर हुंकार देखने को मिली और मनीषा की गूंज एक-एक कानों तक पहुंची। इसकी टीस एक-एक विधायकों के कानों तक पहुंची है। जी हाँ, हरियाणा के मॉनसून सत्र के दौरान मनीषा का मुद्दा उठा और इस दौरान मनीषा के मुद्दे के ऊपर चर्चा भी हुई। दरअसल भिवानी जिले की युवती मनीषा, इसका केस आप बखूबी जानते हैं कि कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में मनीषा की मौत हुई और ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो आखिरी दिन था, इस दौरान जो कांग्रेस के विधायक हैं विनेश फोगाट, उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और उन्होंने इस मुद्दे को प्रकाश में डालते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें कई निर्दोष युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस विधायक का ये सबसे बड़ा दावा कि इसमें कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया है जिनका कोई दोष ही नहीं है, वो बेकसूर है और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो निर्दोष है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। दरअसल विधायक ने दावा किया कि भिवानी में मनीषा मौत प्रकरण को लेकर दर्जनों युवाओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 50 से अधिक युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें से कई ऐसे भी शामिल हैं जिनका अपराध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी कि उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है हत्या से या फिर इस पूरे अपराध से। विधायक फोगाट ने आगे सरकार से आग्रह किया कि उन युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। यहाँ पर विनेश फोगाट ने ये बात बड़ी कही है कि इसमें कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई पुलिस निश्चित तौर पर इस मामले में कर रही है। शुरुआत में ये भी दावा किया गया कि पुलिस ने कैसे ढील इस मामले में दे रखी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। कई यहाँ पर एक्शन सरकार के द्वारा भी लिए गए, जिसके बाद फेरबदल हुई और फिर इस मामले में जब जांच होनी शुरू हुई तो 50 के करीब करीब युवाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये युवा अपराधी नहीं है, यदि उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया तो इन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इनके खिलाफ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विनेश फोगाट ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में कुछ पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया है, यानी कि युवाओं के साथ साथ इस मामले में पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका कोई दोष इस मामले में नहीं हो सकता है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है, फोर्थ पिलर है और यदि पत्रकारों को केवल इसीलिए जेल भेज दिया जाता है कि उन्होंने इस मामले में खबर दिखाई, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। विधायक ने सरकार से मांग की कि पत्रकारों की गिरफ्तारी पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और उन्हें भी रिहा किया जाए। देखिए, लगातार इस मामले में आपने कई तरह के एंगल सुने होंगे। कभी कोई कहता है कि मनीषा ने आत्महत्या की, कभी कोई कहता है कि मनीषा की हत्या हुई है, क्योंकि परिवार वालों की मांग बार बार यही है कि इस मामले में जांच स्ट्रांगली तरीके से की जाए, कोई भी तथ्य यहाँ पर नहीं छोड़े जाएं, क्योंकि मनीषा आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ दावे भी किए जा रहे हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस विधायक ने बात कही कि जो भी मनीषा की खबर को दिखा रहा था, उन पत्रकारों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन पत्रकारों ने मनीषा की खबर को दिखाया और मनीषा की खबर को बुलंद करने का काम किया। कई युवाओं को इसमें गिरफ्तार किया। 50 के करीब की संख्या कांग्रेस विधायक के द्वारा बताई गई है कि ये युवा अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले में वापस पुनर्विचार किया जाए और युवाओं के साथ साथ पत्रकारों को भी रिहा किया जाए। अब आते हैं इस केस में जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि मनीषा का एक ऐसा केस है जिसमें आपने आक्रोश की तस्वीरें देखी, आपने कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखी, आपने वो बयान भी सुने जिसमें षड्यंत्र की बात कही गई, आपने वो बयान भी सुने होंगे जिसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे कि मनीषा रात रात को किसी से चैटिंग पे बात करती थी, रात रात को घंटों तक
मनीषा की बात होती थी। अब ऐसे में एक महिला पत्रकार जो अपने यूट्यूब चैनल पर मनीषा को लेकर एक दावा करती है, ये भी काफी तूल पकड़ रहा है। दोनों एंगल की हम बात करेंगे कि कैसे पहले एंगल में परिवार वाले कहते हैं कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं करी बल्कि उसकी हत्या हुई है, और दूसरा एंगल ये जिसमें ये महिला पत्रकार दावा करती है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। अब उसके पीछे की वजह क्या है, एक बार विस्तार से उसको भी देख लेते हैं। दरअसल महिला पत्रकार ने अपने यूट्यूब चैनल में इस मामले में जो जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है कि कैसे मनीषा ने सुसाइड किया होगा। सुदेश नैन है इन महिला पत्रकार का नाम, जिन्होंने बताया कि मनीषा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी, यानी कि मनीषा को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की जो भी वजह है सुसाइड की, पूरे मर्डर केस की, वो पारिवारिक पहलू है। जैसे ये मामला 11 अगस्त से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये मामला शुरू हुआ 10 जुलाई से। दरअसल जब मनीषा 10 जुलाई को अपने एक मित्र से मिलने के लिए एक जगह पहुंची थी, और उन्होंने कहा कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो दोनों शुरुआत से साथ में पढ़ते थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास से वो लोग शुरुआत में पढ़ते हुए आ रहे थे। दोनों में दोस्ती हुई, काफी अच्छी फ्रेंडशिप हुई, और उसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। और फिर जो लड़का था वो नाबालिग था, यानी कि दोनों की एज में डिफरेंस था, क्योंकि मनीषा 19 वर्षीय है। साथ ही जो मनीषा थी वो उस अपने मित्र से मिलने के लिए एक होटल में जाकर पहुंची थी, और जब मनीषा को देरी हुई तो मनीषा के पिता उनको लेने के लिए पहुंचे। अब जब पिता लेने के लिए पहुंचे तो वो सिंघानी की जगह किसी और जगह पर मौजूद थी। तो ऐसे में मनीषा के पिता ने उससे एंग्रीली क्वेश्चन किया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सवाल जवाब पिता के द्वारा किए गए कि तुम वहां कैसे गई। और इसके बाद जब मनीषा के पिता ने मनीषा से सवाल किए तो मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई थी। फिर मनीषा को घर ले जाया गया, वहां पर भी उससे पूछताछ की गई, उससे कई सवाल किए गए, मनीषा के साथ मारपीट भी की गई। ये दावा भी महिला पत्रकार के द्वारा किया गया। और फिर इस मामले का जब खुलासा हुआ तब मनीषा के चाचा की लड़की को घर बुला लिया गया। उसके बाद मनीषा और उसके चाचा के अच्छे संबंध थे, तो कुछ जो अनबन चल रही थी उस मामले को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। उसके बाद जो जो लड़का था, जो बताया जा रहा है कि ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, और फिर चाचा की लड़की ने ही फोन का पासवर्ड दिया ताकि मनीषा बातचीत कर पाए। और उसके बाद उन दोनों ने चैट करी, फिर पता लगा कि वो लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, तमाम तरह की जानकारी दी गई। और फिर 10 जुलाई को मनीषा के माता पिता उसकी फिर से पिटाई करते हैं। इसके बाद मनीषा के मामा को ये बात बताई जाती है। अब फिर मनीषा के मामा की एंट्री होती है इस पूरे मामले में, यानी कि अभी तक चाचा की लड़की की बात भी सामने आई, मनीषा के माता पिता की बात सामने आई, अब मामा की एंट्री होती है इस मामले में। और 11 जुलाई को मनीषा का मामा उनके घर पर आता है। मनीषा से उस लड़के को लेकर पूछताछ की जाती है, तमाम सवाल जवाब किए जाते हैं। इसके बाद उसे कार में किसी और जगह ले जाया जाता है, वहां पर मनीषा के साथ खूब मारपीट की जाती है, मनीषा को टॉर्चर किया जाता है। इस दौरान जब उसको टॉर्चर किया जा रहा था तब उसके कानों से खून निकलता है, उसके कानों से खून निकलने लग जाता है। और फिर 11 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मनीषा को खूब प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद चचेरी बहन से वो देखी भी गई थी। इसके बावजूद मनीषा उस लड़के से चैट करती थी, यानी कि मनीषा निरंतर उस लड़के से बातचीत करती थी, जिसको लेकर उसको खूब मारा जा रहा था, जो कि महिला पत्रकार के द्वारा दावा किया गया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस मामले को लेकर आ चुकी हैं कई तरह की प्रतिक्रियाएं कि मनीषा किसी से देर देर रात तक बात किया करती थी। और उसके बाद लड़के से फिर भी चैट करते हुए वो आई, और फिर मनीषा ने उस लड़के को कहा कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन लड़के के द्वारा यहाँ पर बात ये कही गई कि मैं अभी नाबालिग हूँ, तुम 2-3 साल अपने आगे और पढ़ाई करो, फिर मैं भी बालिग हो जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। यानी कि मनीषा इतनी तरह बुरी तरह से उसको टॉर्चर किया गया था कि वो शादी करना चाहती थी, अपने घर वालों से परेशान हो चुकी थी, जो महिला पत्रकार के द्वारा दावा किया गया है। और उसके बाद 11 अगस्त का वो दिन जब मनीषा एक मेडिकल स्टोर से कीटनाशक दवा खरीदती है और फिर खुद वो पी लेती है या फिर उसको पिला दिया गया, इस बात की जांच होनी चाहिए, जो कि महिला पत्रकार के द्वारा बात कही गई कि इस मुद्दे के ऊपर जांच होनी चाहिए कि मनीषा को कीटनाशक पिलाया गया या फिर मनीषा ने खुद पिया, क्योंकि मनीषा मेंटली टॉर्चर थी। अब महिला पत्रकार का ये कहना इसीलिए क्योंकि उनके मुताबिक उसके जो मनीषा के जो घर वाले थे वो मनीषा को खूब टॉर्चर करते थे। तो ये हो सकता है कि क्या मनीषा को किसी ने वो कीटनाशक पिलाया हो, क्योंकि पहली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें मनीषा के पेट से वो कीटनाशक के अंश मिले हैं। तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स में है। और ऐसे में अब तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठे हैं। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे एंगल की, क्योंकि इस मामले में परिवार वालों का यही कहना है कि मनीषा को जितने निर्मम तरीके से उसकी बॉडी मिली है, ऐसे में कोई नहीं कह सकता है कि मनीषा ने आत्महत्या करी।
और सवाल सबसे बड़ा यहीं पर खड़ा हो जाता है कि क्या जिस हालत में मनीषा की बॉडी मिली, क्या सच में मनीषा ने आत्महत्या करी होगी? क्योंकि जिस तरह से बॉडी मिली वो हत्या की तरफ इशारा कर रहा है, ये परिवार वालों का कहना है। हालांकि जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, दोनों में मनीषा के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाने की किसी ने जबरन कोशिश की हो या फिर शारीरिक संबंध बनाया गया हो, इस तरह का कोई दावा नहीं हुआ और ना ही रिपोर्ट में खुलासा हुआ। लेकिन हाँ, मनीषा के पेट से कीटनाशक अंश जरूर मिले थे। हालांकि अभी तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर जारी है। सीबीआई जांच इसकी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। तमाम यहाँ पर बयानबाजी भी रिकॉर्ड की जाएंगी, तमाम तरह के जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी खंगाला जाएगा, क्योंकि सैनी सरकार लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है और मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात को कहा जा रहा है कि इस मामले में वो अपनी पूरी नजर बनाए रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस 19 वर्षीय मनीषा को, जिसके सपने इतने बड़े थे, जिसका सपना था खुद कुछ कर दिखाने का, परिवार का नाम रोशन करने का, उस बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? जांच यहां पर जारी है, लेकिन इस जांच में कितना वक्त लगेगा? जो दो तरह के एंगल सामने आ रहे हैं, पहला कि मनीषा किसी से देर रात तक बात करती थी, दूसरा कि मनीषा का मर्डर कर दिया गया है। आखिरकार इन तमाम सवालों के जवाब कब मिलेंगे और मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है और इसकी गूंज देश के हर कोने से भी सुनाई पड़ रही है। आपकी जो भी इसको लेकर प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है कि मनीषा को कब तक इंसाफ मिलेगा, ये भी मुझे बताइएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।